दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो हर कोई जानता है, मगर दुनिया का 8वां अजूबा है बनारस का मणिकर्णिका घाट, जहां पर हर क्षण जीवन का अंतिम सत्य आपकी आंखों के सामने होता है। उसी मणिकर्णिका घाट पर होली के 11 दिन बाद खेली जाती है भस्म से होली। नजारा इतना अद्भुत होता है कि लगता है मानो शिव से आपका साक्षात मिलन हो गया। मगर हर चीज की अपनी मर्यादा होती है। यदि उस मर्यादा का उल्लंघन किया जाए तो नाश निश्चित है। कुछ ऐसा ही राजू, माधव, राम और रवि के साथ हुआ। चारों हॉस्टल में एक साथ रहते थे। यूट्यूब पर जब उन्होंने शमशान की इस होली के बारे में पढ़ा तो उन लोगों का भी मन उस तरह की होली खेलने का हुआ। चारों होली के रंग और गुलाल लेकर शमशान में होली खेलने पहुंच गए, मगर उन्हें ये नहीं पता था कि मणिकर्णिका घाट में होली बड़े बड़े संत और अघोरियों के सानिध्य में खेली जाती है, ताकि कोई भटकती हुई आत्मा किसी का कुछ बिगाड़ ना पाए। मगर यहाँ तो कुछ चंद लड़के अपनी मस्ती में कुछ अलग करने की चाह में ही शमशान में होली खेल रहे थे। वो लोग जहाँ पर होली खेल रहे थे वहीं पास में एक चिता जल रही थी। होली की मस्ती में उन लोगों को जरा भी होश नहीं रहा कि जलती हुई चिता पर उन लोगों ने पानी डाल दिया। चिता पर लेटा हुआ शरीर आधा जला हुआ ही रह गया। यहाँ तक कि उन लोगों ने मस्ती में उस चिता की आधी जली हुई लकड़ियां उठाकर उससे लगे हाथ बरसाने की होली भी खेल ली। वो लोग मस्ती में मगन थे, मगर इस कारण किसी की अंतिम यात्रा अधूरी रह गई थी। सभी शमशान में भरपूर होली खेलकर अपने हॉस्टल की ओर आ गए। दिन भर की मौज मस्ती के बाद जब वो लोग हॉस्टल पहुंचे तो हॉस्टल का माहौल एकदम निरस था। सभी लोग यंत्र मानव की तरह व्यवहार कर रहे थे। चारों हैरानी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे, मगर दिन भर की थकान के कारण उन लोगों ने इस बात को ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और जब वे मैस में खाना खाने पहुंचे तो मैस में भी कुछ लोग खाना खा रहे थे, मगर उन सबकी आंखों में भी एक अलग तरह का सूनापन था। आज ये सब लोग कैसे नजर आ रहे हैं? लगता है सबने सच में भांग पी ली है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मगर हॉस्टल में भांग कहाँ से आ गई? बेटा, ये बॉयज हॉस्टल है, यहाँ पर सब कुछ संभव है। माधव की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। सभी अपने लिए खाने की थाली लगाने लगे। रवि ने जैसे ही अपनी कटोरी में दाल डाली, उसमें एक इंसान की कटी हुई उंगली नजर आई। ये देख उसकी चीख निकल गई। क्या हुआ? यार, मेरी दाल में ना इंसान की उंगली है। नामुमकिन, हमारे हॉस्टल में अंडा तक तो बनता नहीं है, मगर लेडी फिंगर जरूर बन सकती है। नाइस जोक, बट आई एम सीरियस। सी दिस। कहते हुए उसने अपनी दाल की कटोरी उठाकर माधव के सामने कर दी। दाल में कहीं भी इंसानी उंगली नहीं थी, बल्कि एक ड्रमस्टिक डली हुई थी। माधव ने वो ड्रमस्टिक उठाकर रवि को दी और कहा, ये रही तेरी उंगली, ले ले। रवि को भी लगा शायद उसे ये गलतफहमी हुई होगी। वे लोग खाना खाकर अपने कमरे में पहुंच गए। थकान के कारण उन लोगों को तुरंत नींद आ गई। चारों एक ही कमरे में थे। आधी रात को दरवाजे पर दस्तक हुई तो माधव की नींद खुली तो उसने देखा कमरे की सारी लाइट बंद थी। अनुमन वो लोग कमरे में एक लाइट चालू कर ही सोते थे, मगर आज सारी लाइट्स कैसे बंद हैं? उसने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। कमरे के स्विच बोर्ड पर लाइट चालू करने की कोशिश की तो लाइट चालू नहीं हुई। उसने ऐसे ही दरवाजा खोला। बाहर इतनी ठंड थी कि मानो वो किसी ठंडी जगह पर पहुंच गए हों। वो ठंड से ठिठुरने लगा। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था। अचानक एक आधे जले हुए पुरुष की लाश उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो इतना भयानक था कि माधव चिल्लाना चाह रहा था, मगर उसकी आवाज गले में ही अटक कर रह गई। उसने अपने बड़े बड़े नाखूनों से माधव का चेहरा पूरी तरह से नोच दिया। पूरा हॉस्टल उसकी चीख से गूंज उठा, मगर कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। वो लाश उसका पूरा मांस नोच कर खा गई। माधव के मरते ही दरवाजा बहुत जोरों से बंद हुआ। रवि, जो माधव की चीखों से भी नहीं उठा था, दरवाजे की आवाज से उठ गया। कौन है? कौन है वहां पर? और ये
होली खत्म हो गई है। अब मजाक करना बंद करो और लाइट चालू करो। राम, ए राम, तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। कहते हुए रवि आगे बढ़ा तो उसका पैर माधव की लाश से टकरा गया। हड़बड़ाकर नीचे गिर गया। मोबाइल की टॉर्च में जब उसने माधव का क्षत विक्षत शरीर देखा तो उसकी चीख निकल आई। अचानक ही लाइट आ गई। बाकी के दोस्त सो रहे थे। जमीन पर एक तरफ माधव की लाश थी तो दूसरी तरफ सामने वही आधा जला हुआ इंसान खड़ा था। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रवि डरकर पीछे हटते हुए बिल्कुल दीवार के एक कोने में फंस गया। उसने डर के कारण आंखें बंद कर ली। बंद आंखों से ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। कुछ देर तक जब कोई हलचल महसूस नहीं हुई तो उसने आंखें खोलकर देखा तो सामने कोई नहीं था। चारों तरफ नजरें घुमाकर देखने लगा। पूरे कमरे में कोई नहीं था। अचानक ही उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने दीवार पर ऊपर की तरफ देखा तो वो लाश दीवार पर उल्टी लटकी हुई थी। उसने एक झटके में रवि की गर्दन उल्टी घुमा दी। गले की हड्डी टूट जाने से रवि वहीं मर गया। अब बारी राजू और राम की थी। कमरे में लगातार होती हलचल से उन दोनों की नींद एक साथ खुल गई। कमरे में रोशनी थी और उनकी आंखों के सामने माधव और रवि की लाशें। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। दोनों अपने पलंग से उतरकर उन दोनों की लाश के करीब पहुंचे। जैसे ही उन दोनों ने रवि के कंधे पर हाथ रखा, उसकी उल्टी मुड़ी हुई गर्दन सीधी हो गई और वो आंखें खोलकर उन दोनों की ओर देख रहा था। दोनों डरकर एकदम पीछे हट गए। पीछे हटते हुए वो दोनों उस लाश से टकराए। उसका भयानक चेहरा देख दोनों की मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। दोनों दरवाजे की ओर भागकर जाने लगे, मगर दरवाजा नहीं खुल रहा था। उस लाश के एक इशारे से दोनों हवा में उड़ने लगे। कौन हो तुम? हमें छोड़ दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा तो मैंने भी तुम लोगों का कुछ नहीं था, मगर तुम लोगों ने मेरी अंतिम यात्रा में विघ्न डाला है। अब उसकी सजा तुम लोगों को मिलकर रहेगी। ये दोनों अपनी सजा पा चुके, अब तुम्हारी बारी है। कहते हुए लाश ने उन दोनों को हवा में ही इस तरह घुमाया कि उन दोनों की हड्डियां ककड़ी की तरह टूट गई। जमीन पर गिरते ही उन दोनों के शरीर में इतना दर्द हो रहा था कि दर्द के कारण उनके प्राण पखेरु उड़ गए। अगली सुबह जब वार्डन उनके कमरे में पहुंची तो चारों की लाश देखकर हैरान रह गई। तुरंत पुलिस वालों को बुलाया। हॉस्टल में एक दिन के अंदर 4 लाश मिलना कोई मामूली बात नहीं। पुलिस के साथ साथ मीडिया और दूसरे लोग भी सक्रिय हो गए। जिस तरह से लाश मिली थी, ये कोई साधारण मानव के मारने का तरीका नहीं हो सकता और ना ही किसी जानवर का। पूरा सीसीटीवी कैमरा खंगाल लिया, मगर कुछ भी नजर नहीं आया। ये खबर उड़ते उड़ते जब शमशान के तांत्रिक तक पहुंची तो वो हैरान रह गया, क्योंकि इस तरह के मारने का तरीका एक अतृप्त आत्मा का ही हो सकता है। मगर कैसे कोई अतृप्त आत्मा शमशान से निकलकर हॉस्टल में पहुंची, ये बड़ा प्रश्न था। उसने अपनी सिद्धि से जब ध्यान लगाकर देखा तो उसे होली वाले दिन का पूरा नजारा नजर आ गया। वो तुरंत हॉस्टल पहुंचा और ऑफिसर्स को अपनी बात बताई। आप मेरी बात पर यकीन करें या ना करें, मगर उस आत्मा के मुंह पर अब खून लग चुका है। हाँ, और इसके पहले कि वो और आतंक मचाए, उससे मुक्ति का उपाय करना ही होगा। आपकी सारी दकियानूसी बातें कानून नहीं मानता। हम लोग हमारी जांच पड़ताल कर रहे हैं और आप इस केस से दूर रहें। तुम मानो या ना मानो, मगर सच्चाई तो यही है। और मैं फिर से कहूंगा, उस आत्मा की मुक्ति बहुत जरूरी है। यदि मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो मैं तुम्हें वैज्ञानिक प्रमाण भी दे सकता हूं। तुम्हें कमरे में कहीं ना कहीं राख जरूर मिलेगी और उस राख का वैज्ञानिक परीक्षण कराकर देख लेना। वो राख शमशान की ही होगी। तांत्रिक के कहने पर जब हवलदार उस कमरे को दोबारा देखने के लिए गया था, वहां पर सच में एक कोने पर राख का ढेर था। उस राख की फॉरेंसिक जांच कराई गई तो वो राख शमशान की ही थी। इंस्पेक्टर तुरंत तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक तो सच में मदद करना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत एक पूजा का आयोजन किया और हवन के जरिए उस आत्मा को एक कलश के अंदर बंद कर दिया। उसके बाद चारों लड़कों की लाश के बीच
उस आधी जली लाश का भी अंतिम संस्कार किया गया। कभी कभी हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि जिसका अंजाम बहुत ही भयानक होता है।